क्या तुम इस वजह से खुश नहीं हो कि मैंने उससे तुम्हारा बदला नहीं लिया? ध्रुव ने क्यूरियोसिटी के साथ तेजा से पूछा। तेजा अभी भी ध्रुव को गुस्से से देख रहा था। ध्रुव दिल से तेजा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। ध्रुव को तेजा के इस तरह के बिहेवियर से कोई परेशानी नहीं थी। लोगों की आदतें, आचार विचार, व्यवहार और भाषा अलग अलग हो सकती हैं। जरूरी ये है कि वो दोस्तों को कितनी इज्जत देते हैं। तेजा की आंखों में अभी भी गुस्सा था। उसने डिससैटिस्फैक्शन के साथ कहा, बेशक मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि तुमने उसे अंसार की खाड़ी में क्यों नहीं मारा। चलो मैं समझाता हूँ कि उस समय तपन को मारते तो पूरे आयरलैंड में हंगामा खड़ा हो जाता, या हम लोग पकड़े जाते, या वहाँ दूसरे देशों के वॉरशिप थे। पर आज तो तुमने उसे पैसे लेकर छोड़ दिया है। अब इसको लेकर तुम्हारे पास क्या बहाना है? तेजा के पॉइंट्स वैलिड थे। ध्रुव ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कपूर फैमिली के पास इतना पैसा होगा, और पैसा किसे पसंद नहीं होता। जसविंदर ने तुरंत तेजा को टोकते हुए कहा, तेजा बकवास मत करो। ध्रुव के पास अपने कुछ प्लान होंगे। जिस पर तेजा और भी ज्यादा गुस्से में आकर बोला, तपन यहाँ से जा चुका है, अब ये अपने प्लान का अचार डालेगा। क्या तुमको लगता है कि अब तपन को फिर से निपटाने का मौका मिल पाएगा? अभी उसे गिरफ्तार करने का सबसे अच्छा मौका था और आखिरी मौका था। अब तक तपन आराम से मकाओ वापस चला गया होगा और वहाँ हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इस ध्रुव ने हाथ में आया मौका गवा दिया। अब जो वो करेगा उसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तेजा अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी अच्छी तरह से जानता था। उनका गुस्सा और उनका बदला दोनों ही बहुत खतरनाक होते थे। तेजा चाहता था कि तपन ने डेजी के साथ जो कुछ भी किया उसका बदला लिया जाए, पर उसे ध्रुव की भी चिंता थी। अब तपन एक घायल शेर था जो घात लगाकर कब कहां से हमला करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता था। ध्रुव ने न केवल कपूर फैमिली को बर्बाद किया बल्कि उनकी सारी रेपुटेशन भी बर्बाद कर दी थी। तपन बदला जरूर लेगा। वो पहले बेदी फैमिली पर हमला कर चुका था और फिर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में भी उसने गड़बड़ करने की कोशिश की थी। जहाँ तक तेजा का सवाल है, उसका आधा गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसे ध्रुव की फिक्र थी। ध्रुव तेजा को देखकर मुस्कुराया और उसे कार में बैठने के लिए कहा। तेजा हैरान था। उसने चिंता के साथ ध्रुव से कहा, अब हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारी चालें उल्टी पड़ जाएं और हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएं। वो मकाओ भाग गया होगा, वहाँ उसे छेड़ने का मतलब है अपनी जान आफत में डालना। तेजा को भी तपन की ताकत से डर लगता था। तपन और कपूर फैमिली के पास अंडरवर्ल्ड की पूरी आर्मी थी। तेजा की बात पर ध्रुव ने चुपचाप तेजा का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाते हुए कहा, कौन कितना ताकतवर है जल्दी ही पता चल जाएगा। ध्रुव की आवाज में एक हिंट था जिसे तेजा समझ नहीं पाया। कार सीधे अंसार की खाड़ी की ओर चलती। तेजा हैरान था और उसे पता नहीं था कि ध्रुव क्या करने जा रहा है। अंसार के बर्फ से ढके पहाड़, जहाँ का तापमान शायद माइनस था, लेकिन तपन के गुस्से की आग में ये ठंडी जगह भी उसकी सेहत पर कोई असर नहीं डाल रही थी। तपन, आखिर तुमको वापस आना ही पड़ा। मुझे नहीं पता था कि जतिन चौधरी के दिमाग में क्या चल रहा है। इतना बड़ा बिग शॉट होने के बाद भी उसने हमारी मदद नहीं की, बल्कि उसने एक लड़के के लिए तुम्हें दांव पर लगा दिया। हैरानी की बात है। बर्फ में चलकर आते हुए एक 70 साल के सफेद बालों वाले शख्स ने गुस्से में दांत पीसते हुए तपन से कहा। भले ही उसकी उम्र 70 के पार थी, फिर भी उसकी हेल्थ अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। ये सुनकर तपन ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम जतिन चौधरी को भी दोष नहीं दे सकते। आज उसे जो फायदा हुआ है वो इतना बड़ा है कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। 200 अरब रुपए का लालच किसे नहीं होगा। इसके अलावा ये सारी चीजें इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग काफी लंबे समय से मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें आज तक इसका कोई अच्छा कारण नहीं मिल रहा था। और आज उस ध्रुव ने उन्हें एक कारण दे दिया था। उसका दुश्मन होने के बाद भी मैं उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इतना ठंडा मौसम भी उनके गुस्से की आग को शांत नहीं कर पाया था। तपन की बात सुनकर उस बुढ़े को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, तो भी वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो तुम्हारे साथ नहीं, हम सभी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पर तपन के पास कोई जवाब नहीं था। उस बुढ़े की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए उसने कहा, हाँ आप सही कह रहे हो। तपन की हाँ सुनने के बाद उस बुढ़े ने भड़कते हुए कहा, तो सोच क्या रहे हो? अगर वो हम लोगों को हमारे अंत की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे तो हम सभी उनसे लड़ेंगे। ये सुनते ही तपन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ गया। वो उस बुढ़े की बात से एग्री करता था, पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या वो लोग सच में इतनी बड़ी ताकत से लड़ पाएंगे। ध्रुव ने उसका सारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। कुछ टाइम के बाद तपन ने जोर से हंसते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इस पर बुढ़े ने जोर देकर कहा, अगर तुम ये वादा करते हो तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। ये मामला अब अंडरवर्ल्ड की इज्जत का है। तपन ने घूमकर इन लोगों की ओर देखा और सैटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराते हुए कहा,
लकीली आप लोग यहाँ हैं। डोंट वरी, जब तक हम जिंदा हैं ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा हैं ये नेटवर्क हमें आगे बढ़ाता रहेगा। अब हमें क्या करना है? अभी तपन ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये मैसेज उस आदमी का ही था जिसे तपन ने ध्रुव के पीछे लगाया था। बुढ़े ने जब तपन के फोन पर मैसेज देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, तपन, तुम अपने काम में बहुत सावधानी बरतना। मैं देख रहा हूँ कि तुमने किसी को उसका पीछा करने के लिए लगा दिया है। तपन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हैरानी इस बात की है कि वो अभी भी हमसार की पहाड़ी में जाने की हिम्मत कर रहा है। मुझे यकीन है कि वो आज के अपने अचीवमेंट का जश्न मनाने के लिए यहाँ आ रहा होगा। जिस पर उस बुढ़े आदमी ने सख्त आवाज में कहा, उसे मार डालो, जाओ उसे खत्म कर दो। कुछ ही समय बाद एमसार की पहाड़ी में एक लग्जरी जीप पर ध्रुव तेजा के साथ बैठा हुआ आ रहा था। खौफ की बात सिर्फ ये नहीं थी कि ध्रुव अपनी टीम के साथ आ रहा था। असल खौफ तो वो साइबेरियन हस्कीज थे जो ध्रुव की गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे थे। कुल 6 हस्कीज बर्फ में अपने पंजों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन सब के बीच तेजा कंफ्यूज था। वो इस समय मस्ती करने के मूड में नहीं था। उसे ध्रुव की अगली चाल के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे यही दिखाना चाहते थे? ध्रुव ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, पहले थोड़ा आराम कर लो। एसयूवी के बोनट पर बैठा ध्रुव आराम से बियर पी रहा था। उसके आसपास बहुत कुछ चल रहा था जिसके बारे में ध्रुव पूरी तरह से अनजान लग रहा था। जल्द ही ध्रुव की एसयूवी को घेर लिया गया। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। फिर उसने देखा कि बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़ पर कम से कम 20 एसयूवीज और जीप्स खड़ी थी। इन गाड़ियों पर सवार हर एक शख्स आयरलैंड का सबसे ताकतवर इंसान था। तपन हंसा। उसके चेहरे पर दरिंदगी थी। उसने अपने आप से कहा, ध्रुव, मुझे लगा कि तुम बहुत मैच्योर इंसान हो। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जश्न मनाने यहाँ आ जाओगे। ध्रुव कुछ नहीं बोला और आराम से अपने ग्लास को बियर से भर लिया। वहीं दूसरी तरफ तपन अपनी जीत पर हंस रहा था। तुमने पार्टी के लिए इतनी अच्छी जगह चुनी है। ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सबसे सुरक्षित जगह लग रही है। तुमको विश्वास था कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ ध्रुव। ध्रुव ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं तपन ने अब और कोई बात नहीं की। वो इसी समय इसी जगह पर ध्रुव को मार डालना चाहता था। तपन ने दहाड़ते हुए अपने साथ आए सभी लोगों से कहा, Everyone, let's go and kill him. क्या हुआ? तपन ने हैरानी से पूछा। उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसके पीछे जो लोग थे जो पुलिस स्टेशन में उसका स्वागत करने गए थे वो सभी अपनी जगह पर खड़े थे। किसी ने तपन की बात पर आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई। अब तपन की आंखों में थोड़ा डर था। समय बदल गया था और उसका तरीका अब काम नहीं कर रहा था। उसके पीछे वो लोग खड़े थे जिनके साथ उसने जीने मरने की दोस्ती की थी और जो बहुत लंबे समय से उसके साथ मिलकर लड़ते आ रहे थे। तभी उसके जिगरी दोस्त थे। लेकिन आज वो सभी अपनी जगह पर आराम से खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। तपन ने पीछे मुड़कर सफेद शर्ट वाले आदमी की ओर देखकर पूछा, शौर्य, तुम क्यों खड़े हो? शौर्य थोड़ा मुस्कुराया और आराम से बोला, आई एम सॉरी तपन। उसकी आवाज में अलग सा कॉन्फिडेंस था। उसने आज तक कभी भी तपन को उसके नाम से नहीं बुलाया था। तपन ने भी इस पर ध्यान दिया था। उसके अपने जिगरी दोस्त उसे मुसीबत में फंसता देखकर भी दूर खड़े थे। वो असल में ध्रुव की मदद कर रहे थे। तपन ने हैरानी से अपनी आंखें फैलाते हुए पूछा, उसने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया है शौर्य? शौर्य बस मुस्कुराते हुए बोला, कोई लालच नहीं, कोई फायदा नहीं। उसके जवाब के पूरा होते तपन दहाड़ उठा। अगर कोई फायदा नहीं है तो तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तपन को शौर्य से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए ध्रुव पर निशाना साधने के बजाय वो शौर्य पर झपटा। भले ही शौर्य का रिएक्शन बहुत तेज था, फिर भी वो तपन के सामने कुछ भी नहीं था। तपन ने अपना हाथ शौर्य के गले में डाल रखा था और उसका दम घोंटकर उसे मारने जा रहा था। तपन जोर से दहाड़ा। अगर उसने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया तो तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? हालांकि तपन ने शौर्य की गर्दन पकड़ रखी थी, लेकिन फिर भी वो जोर से हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तपन, अगर मैं तुम्हें मिस्टर कपूर कहकर इज्जत से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई गुनाह कर रहा हूँ। सच कहूँ तो अब मैं तुमको एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शौर्य की आवाज में गजब का तेजपन था, जिसे देखकर तपन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तपन के लिए मानो वक्त ठहर गया था। उसके कानों में सिर्फ बर्फीली हवा की सरसराती साएं साएं गूंज रही थी। शौर्य गुस्से में कहता जा रहा था, भगवान हमारे सभी कर्मों को देख रहा है तपन कपूर। तुम्हें लगता होगा कि मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ तपन कि मेरे साथ जो लड़की है उसका इंतजाम तुमने ही किया था। पहले तुमने मेरी पत्नी को मार डाला, फिर तुमने मेरे बेटे को एक सेलिब्रिटी के पास भेजा और वहाँ उसे जुआ खिलाने के लिए कसीनो में ले जाया गया।
बाद में तुमने मीडिया को बताया कि मेरे बेटे ने वहाँ जुआ खेला और वहाँ के बिग शॉट को नाराज किया है। तुम मुझसे मेरे बेटे को छीन लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। मेरे बेटे ने टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। अगर तुमने उसे जुआ खेलना ना सिखाया होता तो वो आज कुछ अच्छा कर रहा होता। देखो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं उस लड़की को अपने पास भी नहीं रख सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मेरी पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत है, उसका फिगर अच्छा है और बिस्तर में भी वो अच्छी है। लेकिन तुम नहीं समझोगे तपन, ये वो नहीं है जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। शौर्य ने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। तपन का हाथ जो शौर्य के गले पर था वो थोड़ा कांपने लगा था। तपन ने गुस्से में कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हारे लड़के को बचाने के लिए मैं घुटनों के बल भी बैठा हूँ। ये तुमसे किसने कहा? तपन बेहद गुस्से में था और शौर्य को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बहुत रिलैक्स टोन में कहा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसके सबूत भी हैं। तुम मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते थे? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे स्मगलिंग के काम में तुम्हारी मदद करूं? ऐसा कहने के बाद शौर्य हंस पड़ा। तपन को विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने पूछा, कौन सा सबूत? जवाब में शौर्य ने उससे पूछा, तुमको क्या लगता है मेरे पास इसका क्या सबूत होगा? अगले ही पल तपन का शरीर कांप गया। जिस बिग बॉस की बात हो रही थी वो शौर्य के बगल में खड़ा था। बिग बॉस ने खुद शौर्य को ये बात बताई थी, लेकिन वो आदमी, वो कैसे? जैसे ही तपन ने इसके बारे में सोचा, उसने ध्रुव की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे देखते ही तपन के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे समझते देर न लगी कि इसके पीछे ध्रुव का हाथ था। तपन को विश्वास नहीं हो पा रहा था। सभी लोगों को ध्रुव ने अपने बस में कैसे कर लिया? आखिर ध्रुव कौन है? उसने ये कैसे किया? इसके बाद तपन ने उस 70 साल के बूढ़े की ओर देखकर पूछा, और तुम किस तरफ हो नमन? नमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरफ हवा चल रही है मैं भी उस तरफ हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी अपनी फैमिली की चिंता है। वैसे मैं मिस्टर गिल की वजह से ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हारे पाप हैं जो मुझे उस तरफ जाने को मजबूर कर रहे हैं। अपने पाप याद करो तपन कपूर। इतना कहकर नमन ने अपना हाथ दिखाया। उसका एक हाथ नकली था और इसका जिम्मेदार भी तपन कपूर ही था। उसकी बातों से निराश होकर तपन फिर घूमा और अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। सबके अपने अपने कारण थे, सबका जवाब अलग था और उनकी भावनाएं अलग थीं, लेकिन उन सबका लक्ष्य एक ही था। तपन ने फिर से ध्रुव पर अपनी नजरें गड़ा दी। उन सभी लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। तपन ने अपना सिर उठाया और ध्रुव को डरते हुए देखकर बोला, वेल डन मिस्टर गिल, क्या शातिर चाल चली है तुमने। इतना कहकर तपन जोर से हंसा। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दशकों से आयरलैंड और मकाओ पर राज कर रहा था और ध्रुव ने एक ही दिन में उसे बर्बाद कर दिया था। तपन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें बेहद डरी हुई थी। उसने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तपन ने ध्रुव की ओर देखकर पूछा। ध्रुव ने शांति से कहा, पूछो। तपन ने आगे कहा, इतने कम समय में तुम इन सभी के बारे में कैसे जानते हो? तुमने सबको कैसे अपनी तरफ मिला लिया? ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बस इतना समझो कि तुम्हें मेरे दोस्त तेजा की पत्नी को हथियार नहीं बनाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर तपन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने ऐसा क्या किया कि आज एक दिन में मेरी पूरी कपूर फैमिली ही तबाह हो गई? जवाब में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, चींटियों को जिस काम में सारा दिन लगता है हम लोग उसे काम समझते ही नहीं है ना तपन? ध्रुव की बात सुनते ही तपन को सब कुछ समझ में आने लगा। इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि ध्रुव उसे चींटी समझता था। ध्रुव ने 400 अरब रुपए की तरफ एक बार देखा तक नहीं। ध्रुव की थिंकिंग अलग थी। तपन खुद को हमेशा से गैमलर किंग समझता था, पर आज ध्रुव के सामने वो सिर्फ एक छोटी सी चींटी के बराबर था। तपन ने ध्रुव की ओर देखकर पूछा, क्या मेरे पास अब भी जीने का कोई मौका है? ध्रुव को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तेजा को थपथपाते हुए कहा, तपन, तुम तो गैम्बलर किंग हो, जानते ही होगे। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। इतनी देर से तेजा ध्रुव के काम करने के तरीके को देखकर ठगा सा बैठा था। उसे लग रहा था कि ध्रुव ने जानबूझकर उसके बिछाए जाल में पैर डाल दिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जाल को बिछाने वाला ध्रुव ही था। It's your turn now. ध्रुव ने तेजा से कहा। ध्रुव ने तेजा को उसका बदला लेने के लिए आगे भेज दिया। तेजा को इस पल का कब से इंतजार था। वो साइबेरियन हस्कीज जो सिर्फ एक इशारे में किसी को भी कुछ सेकंड्स के अंदर टुकड़े टुकड़े कर डालने का हौसला रखते थे, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन तेजा के गुस्से के आगे ये कुछ भी नहीं था। डेजी उसकी जिंदगी थी।
अपनी जिंदगी से छेड़छाड़ करने वाले को तेजा छोड़ने वाला नहीं था। उसने बगैर कुछ कहे अपना खंजर तपन कपूर के हाथ में मारा। तपन कपूर के खून ने सफेद बर्फ को लाल रंग में रंग दिया। तपन ने तेजा की हरकत देखकर तड़पते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तेजा ने तपन को कंधे पर थपथपाते हुए उसे दूर किया और इशारा करते हुए कहा, डोंट वरी, वो आ रहे हैं। हवा में खून की गंध भर गई थी और हस्कीज के नुकीले नाखून बाहर आ गए थे, किसी भी पल हमला करने के लिए। कुछ लोगों ने उन खूंखार हस्कीज को बेल्ट से पकड़ रखा था। बिना ध्रुव के इशारे के एक पत्ते को भी हिलने की इजाजत नहीं थी। तुम मुझे जाने नहीं दोगे, है ना? तपन ने एक लंबी आह भरी और अब वो शांत नहीं रह सका। उसने ध्रुव की ओर देखकर पूछा। ध्रुव मुस्कुराकर बोला, सही समझे। तपन ने ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने ये गेम मुझसे बेहतर खेला। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, लड़ाई में हमेशा एक्शन लेना ही जरूरी नहीं है, कुछ दिन वेट करना भी गेम का हिस्सा है। गेम प्लानिंग में ध्रुव ने गैम्बलर किंग को भी मात दे दी थी, लेकिन अंत में तपन ने जो किया उसे देखकर ध्रुव भी हैरान रह गया। तपन ने इशारे से साइबेरियन हस्की को छोड़ने के लिए कहा और निडर होकर उन हस्कीज के सामने खड़ा हो गया। बेहद नुकीले दांत और तेज रफ्तार से दौड़ते हुए तपन की मौत उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी, लेकिन तपन ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। उस पल ध्रुव की आंखों में शौक था। तपन उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था जिनसे निपटने के लिए वो यहाँ आया था। तपन में हीरो बनकर मरने का जज्बा था। सफेद बर्फ पूरी तरह से खून के लाल रंग में रंग चुकी थी। तपन का शरीर पूरी तरह से खून से सना हुआ था। शरीर का काफी हिस्सा हस्कीज खा चुके थे। इस सब के बावजूद तपन हारा नहीं था। ध्रुव, मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद तपन पूरी तरह से हस्कीज के झुंड के बीच में समा गया। उसका ये रूप देखकर तेजा भी कांप रहा था। वहाँ का नजारा किसी आम इंसान के देखने लायक नहीं था। जैसे जैसे वो हस्कीज तपन का शरीर अपने जबड़ों में पकड़े जंगल की ओर बढ़ रहे थे, तब तब बर्फ अपना रंग बदलती जा रही थी। ध्रुव की बेमिसाल जीत का सबूत था वो। तपन का विल पावर मिस्टर जोश और बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर बाद जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो हस्कीज वापस लौट आए। उसके बाद बाकी सभी लोगों ने ध्रुव से परमिशन ली और अपनी एसयूवीज और जीप्स को मोड़ कर ले जाने लगे। जैसे ही वो जाने वाले थे, दूर से किसी ने हॉर्न देकर इशारा किया। ध्रुव इस हॉर्न को सुनकर हैरान था। इस पहाड़ी पर आमतौर पर गाड़ियों का आना जाना होता नहीं था। तेजा ने ध्रुव से पूछा, वो किसकी एसयूवी हो सकती है? ध्रुव ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, ये कपूर फैमिली की एसयूवी नहीं होनी चाहिए। वो एसयूवी करीब आती जा रही थी, इसलिए शोर भी तेज होता जा रहा था। अंत में वो एसयूवी ध्रुव से बस कुछ ही मीटर दूर आकर रुक गई। बर्फीली हवाओं की रफ्तार बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ साफ दिख नहीं रहा था। जल्द ही एसयूवी से कोई उतर कर आया। उसे देखकर 70 साल के बूढ़े ने ध्रुव से कहा, ये अग्रवाल फैमिली की एसयूवी लग रही है। अग्रवाल फैमिली का नाम सुनकर सभी हैरान थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन बर्फीली हवाओं को चीरते हुए और एक आदमी निकलकर सामने आया। वो यहाँ का लोकल नहीं लग रहा था। उस आदमी की आंखों में बहुत गुरूर था। उसने ध्रुव को देखते हुए पूछा, क्या चल रहा है? तेजा और जसविंदर दोनों उसे देखकर सतर्क थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई गहरी चाल चलने वाले हों। ध्रुव ने उन दोनों को रिलैक्स होने का इशारा किया और आगे बढ़ते हुए बोला, क्या तुम ही सुदीप हो? ध्रुव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। सुदीप ध्रुव के सवाल के लिए तैयार नहीं था और ध्रुव के मुंह से अपना नाम सुनकर वो चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ध्रुव उसे जानता है। सुदीप बोला, लगता है तुम काफी अच्छा रिसर्च करके आए हो। ध्रुव हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स, अगर मैं आयरलैंड आऊंगा तो तुम्हारी जानकारी तो रखनी होगी। सुदीप ने बर्फ में खून को देखकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तपन कहाँ है? उसकी आवाज में सख्ती थी। वो ऐसे बात कर रहा था मानो कोई पुलिस वाला इंटेरोगेशन कर रहा हो। उसके सवाल पर आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। वो अग्रवाल फैमिली से सुदीप था। इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में अग्रवाल फैमिली भी हिस्सा लेने आई थी और जो शख्स अग्रवाल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सुदीप था। आयरलैंड में कहा जाता था कि वो एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक मेनियाक था, जिसने एक बार स्टॉक वॉर में एक फैमिली को तबाह कर दिया था। कहते हैं सुदीप अगर वॉरेन बफेट को भी डिनर पर बुलाएगा तो पहले पैसे जमा करा लेगा। ओह। ध्रुव ने बर्फ की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि तुम जानते होगे कि आज तपन और मेरे बीच क्या हुआ है ना? उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसे जाने दूं और मैंने उसे जाने दिया। ध्रुव ने इशारे में सब कुछ बता दिया था। हालांकि सुदीप काफी स्मार्ट था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर? ध्रुव ने कंफर्टेबली कहा, और जाने के नाम पर वो काफी एक्साइटेड हो गया और अपने आप को भूखे हस्कीज के हवाले कर दिया। अब तुम तो जानते हो भूखे हस्कीज कितने खूंखार होते हैं। ध्रुव की बात पर कौन विश्वास करेगा?
ध्रुव की बात सुनने के बाद सुदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत लापरवाह इंसान था। सुदीप की इस बात ने सबके होश उड़ा दिए। सुदीप की बात का मतलब था कि वो ध्रुव की बातों पर विश्वास करता था। ध्रुव जसविंदर और तेजा को शराब के पैक तैयार करने का इशारा करता है। तेजा वाइन तैयार करने चला गया और जसविंदर ध्रुव के बगल में रुका रहा। सुदीप के साथ कई मस्कुलर लोग खड़े थे। जसविंदर के प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट्स बता रहे थे कि सुदीप के साथ आए लोगों के स्किल्स भी अच्छे होंगे। सुदीप मुस्कुराया। उसने अपने पीछे खड़े शख्स को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट निकालने का इशारा किया। जैसे ही वो पेपर सुदीप के हाथ में आया, सुदीप ने आगे बढ़कर ध्रुव को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सौंपते हुए कहा, मिस्टर गिल, मैं आज आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मिस्टर गिल, क्या आप इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का कुछ फायदा मेरे साथ शेयर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सौंपते ही सुदीप की आवाज और टोन दोनों ही पोलाइट हो गई थी। वो तुम से आप पर आ गया था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। ये एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ तक कि जसविंदर जैसा इंसान भी देख सकता था कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की कीमत कई गुना ज्यादा थी। जसविंदर ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट देखते ही तुरंत ध्रुव से कहा, ये शिप्स हमारे लिए बेकार हैं। ध्रुव ने जसविंदर को हाथ के इशारे से रोकते हुए जसविंदर से कहा, कीमतें थोड़ी कम हैं। इसे सुदीप की ओर से स्पेशल डिस्काउंट माना जा सकता है। जसविंदर गुस्से में था। उसने फिर मन में सोचा, आखिर इसे स्पेशल डिस्काउंट कैसे माना जा सकता है? लेकिन फिर उसे लगा कि ध्रुव को ज्यादा पता होगा। ध्रुव शुरू में ही जब आयरलैंड आया था तब से लगातार गेम खेल रहा था। जैसा कि ध्रुव ने कहा था, ये केवल खेल की शुरुआत थी। ध्रुव की बात सुनकर सुदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गिल, आप काफी स्मार्ट हैं। उसकी कीमतें असल में मार्केट रेट से 3 गुना ज्यादा थी, पर वो ये भी जानता था कि ध्रुव को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आज की इस घटना की खबर फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और उसके परिणाम ध्रुव सहन नहीं कर पाता। ध्रुव के एक गलत कदम से इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस भी रुक सकती थी। अग्रवाल फैमिली से डील करना आसान नहीं था। वो लोग कपूर फैमिली की तरह नहीं थे। उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की कुल वैल्यू 140 अरब रुपए थी, जो कपूर फैमिली की कुल वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। ध्रुव तुरंत मान गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप खुद चलकर आए हैं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दूंगा। सुदीप बुरी तरह हंसते हुए बोला, मिस्टर गिल, आप काफी जीनियस इंसान हैं। सुदीप के बोलने के बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरी एक शर्त है। ध्रुव की बात सुनकर सुदीप ने उसकी तरफ हैरत से देखा। वो ध्रुव की पूरी बात सुनना चाहता था। ध्रुव ने आगे कहा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मुझे गारंटी चाहिए, क्योंकि शिपमेंट बहुत सारे हैं। अगर मैंने साइन कर दिया और तुम्हारे पास स्टॉक नहीं हुआ तो। इतना कहकर ध्रुव ने सुदीप की आंखों में देखकर कहा, ऐसा करते हैं, मैं प्राइस को 1/3 बढ़ा देता हूँ और तुम चाहो तो एक नया एग्रीमेंट बना दो। ध्रुव की बात में दम तो था। अगर वो डिलीवरी नहीं कर पाता तो ध्रुव उससे कॉम्पनसेशन ले सकता था। सुदीप ने उसकी बात पर हैरान होते हुए कहा, क्या आप 3 गुना हर्जाना मांग रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ, पर मिस्टर गिल, आप दुनिया के नंबर 1 शिपिंग फैमिली अग्रवाल फैमिली की ताकत पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल शिप्स ही नहीं है, हम कई दूसरी चीजों पर भी काम करते हैं, जैसे कि क्लोथिंग इंडस्ट्री भी हमारे बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। सुदीप की बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम इस कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करेंगे। इतना कहकर ध्रुव ने सुदीप को जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद जसविंदर ने गुस्से में ध्रुव से कहा, वो आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन सभी को मार क्यों नहीं देते? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम जानते हो आजकल वॉर्स क्यों नहीं होते? ध्रुव की बातें सुनकर जसविंदर हैरान था। जब वो कुछ नहीं बोल पाया तो ध्रुव ने कहा, क्योंकि अब केवल पैसों के लिए लड़ाई होती है। डोंट वरी, कोई भी मेरा फायदा नहीं उठा सकता। बॉस, हो सकता है कि उसने हमारा वीडियो बनाया हो। जसविंदर गुस्से में था। ध्रुव ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे पता है। ध्रुव की बात पर तेजा ने पूछा, जब जानते हो तो उसे जाने क्यों दिया? हम उन्हें मार क्यों नहीं देते? उसका और जसविंदर का स्वभाव एक जैसा था। तेजा को अब बहुत पछतावा हो रहा था। जब उसने अभी तपन को हस्कीज के सामने फेंक कर मार डाला था, वो खुश था। इसके अलावा उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और वापस जाने पर वो ये वीडियो डेजी को दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि डेजी को पता चले कि ध्रुव ने तपन को कैसे हराया था। लेकिन अब हालात बदल गए थे। तपन में ध्रुव से निपटने की हिम्मत नहीं थी। ध्रुव तपन को सबक सिखाने के लिए काफी मेहनत कर रहा था। वहीं तपन के चेले चपाटी अंडरवर्ल्ड छोड़ने को तैयार थे। सब कुछ सही होता दिख रहा था। इतने में पता नहीं कहां से अग्रवाल फैमिली आ गई। अग्रवाल फैमिली ध्रुव की टक्कर के कंपेटिटर्स थे। ध्रुव के अलावा जसविंदर और तेजा को भी विश्वास हो गया था कि सुदीप के पास आज की घटना का वीडियो होगा। तेजा परेशान था। उसने ध्रुव से कहा, बॉस, मैं इस बारे में नहीं जानता। अगर मुझे शुरू से पता होता कि अग्रवाल फैमिली हम पर नजर रख रहा है
तो मैं इस तरह तपन से बदला नहीं लेता। अब अग्रवाल फैमिली के पास सबूत थे तो वो जो चाहे वो कर सकते थे। वहीं ध्रुव पूरी तरह से रिलैक्स था। वो अपनी सीट पर बैठ गया, फिर थोड़ी सी रेड वाइन डाली और आराम से पीते हुए बोला, इट्स ओके। मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। अग्रवाल फैमिली बहुत पहले ही आयरलैंड में फैल चुकी थी। 100 साल पहले से आयरलैंड में अग्रवाल फैमिली काम कर रही है। इतना बड़ा नेटवर्क है उनका। अगर हम लोग आयरलैंड में काम करें और उनकी नजर में भी ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। ध्रुव के इतने रिलैक्स अंदाज को देखकर जसविंदर ने परेशान होते हुए कहा, ओके फाइन, लेकिन तुम इतनी टेंशन में भी इतने आराम से कैसे पी सकते हो? सुदीप तुमको धमकी देकर गया है। वो इतने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा रहा है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस उनका हो जाएगा। जसविंदर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर ध्रुव को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब जसविंदर और तेजा ने ये सुना तो उनकी बोलती बंद हो गई। उन्हें भी नहीं पता था कि ध्रुव के दिमाग में क्या चल रहा था। फिर भी वो जानते थे कि ध्रुव का काम करने का तरीका बहुत खतरनाक था, इसलिए वो चुप हो गए। तीनों ने डिनर किया और फिर डेजी को देखने हॉस्पिटल चले गए। तेजा अब डेजी को ये बताने के मूड में नहीं था कि तपन से उसने बदला कैसे लिया। उसने डेजी को बस इतना बताया कि तपन मारा गया और कपूर फैमिली बर्बाद हो गई। बस इसके अलावा उसने डेजी से और कुछ नहीं कहा। हॉस्पिटल में डेजी को भी पता था कि कपूर फैमिली को कुछ हुआ है। दिन रात न्यूज चैनल्स कपूर फैमिली पर ही तो रिपोर्टिंग कर रहे थे। डेजी भी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। डेजी और तेजा का प्यार देखकर ध्रुव शगुन को मिस कर रहा था। यहाँ से फ्री होकर ध्रुव सीधे होटल में अनिका के रूम पर गया। शगुन अनिका के साथ रह रही थी। होटल में शगुन सोफे पर सिमटी हुई थी। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। उसे देखकर अनिका ने पूछा, तुझे क्या हुआ? अभी ध्रुव को गए 5 घंटे बीते होंगे और तेरा ये हाल है? क्या तू सच में इतनी सीरियस है? अनिका ने शगुन से पूछा तो शगुन ने अनिका को छेड़ते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी। उसने दिन भर एम्बेसडर से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया था और बाकी समय ध्रुव के बारे में सोचते हुए बिताया था। उसके बाद पर अनिका ने कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत मन मचल रहा है ना तुम्हारा। मुझे पता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अनिका अपने लैपटॉप पर नजर गड़ाए हुए थी। शगुन ने शर्मा कर हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगी। अनिका ने गुस्से में तकिया फेंकते हुए कहा, तुम ही लो ये सारे मजे। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। इस बीच शगुन ने व्हाट्सएप पर ध्रुव से आने के बारे में पूछा। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, पर करीब आधे घंटे बाद ध्रुव खुद ही शगुन के पास आ गया। उसे देखते ही शगुन ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? जवाब में ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने थे। शगुन ने उसके सीने पर हल्के से मारते हुए कहा, तुम्हें और भी कोई जरूरी काम निपटाने हैं? इसके बाद शगुन ने बाथरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे नहाने की तैयारी कर दी है। ध्रुव समझ गया और शगुन को उठाकर बाथरूम में ले गया। अनिका जो प्रेसिडेंशियल स्वीट में अपनी डेस्क पर बैठी थी, उसे फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे से ये सब कुछ दिख रहा था। वो अपनी नजरें बचाने की कोशिश कर रही थी, पर चाहकर भी बचा नहीं पा रही थी। उसकी हथेलियों से पसीना छूट रहा था। जब ध्रुव और शगुन बाहर आए तो अनिका ने ध्रुव और शगुन को डांटते हुए कहा, छी, तुम दोनों कितने बेशरम हो। ध्रुव ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनिका भी यहाँ थी। तो फिर इसका मतलब उसने सब कुछ सुन लिया होगा। पर ध्रुव ये नहीं जानता था कि अनिका ने सुना ही नहीं, देखा भी था। शगुन ने शर्माते हुए माफी मांगते हुए कहा, अनिका, वी आर सॉरी, मैं भूल ही गई थी तुम यहाँ हो। हालांकि अनिका गुस्से में थी, लेकिन वो शगुन को कुछ नहीं कह सकी। इसके बाद वो शांत हुई। अनिका ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं इस बारे में नाराज नहीं हूँ। मैं इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम कोई भी फैसला अपने आप कैसे ले सकते हो ध्रुव? क्या तुमको कोई अंदाजा है कि अग्रवाल फैमिली कितनी पावरफुल है? फिर भी तुम अग्रवाल फैमिली से लड़ना चाहते हो? ध्रुव ने देखा कि अनिका नाराज थी तो उसने लापरवाही भरे अंदाज में कहा, मैंने उनसे लड़ाई नहीं की। वो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने आए थे और मैं भी एग्री हो गया। अनिका ने ध्रुव का कैजुअल अंदाज देखा तो उसकी आवाज अपने आप ही सख्त हो गई। उसने कहा, हाँ, पर तुमको पहले मेरे साथ इस पर बात करनी चाहिए थी। दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मैटर। ध्रुव ने धीरे से अनिका के बगल में चाय का कप उठाया और एक घूंट पीते हुए थोड़ा नाराजगी के साथ जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यू बेटर डोंट इंटरफियर इन दिस। अनिका ध्रुव का ये अंदाज देखकर बेहद गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? तुम जानते हो ना मैं इंचार्ज हूँ। मुझे इंटरफेयर करने का पूरा हक है। ध्रुव ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, पर इट्स नॉट योर बिजनेस। अनिका ने घूर कर ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में ध्रुव को लेकर डर साफ दिख रहा था। ये ध्रुव को लेकर डर गई थी। ध्रुव किसी की सुनता ही नहीं था। ध्रुव इतना शांत लग रहा था कि वो उसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकी। क्या वो सचमुच अग्रवाल फैमिली के खिलाफ जाने के बारे में सोच रहा था?
जब ध्रुव और अनिका एक दूसरे का सामना कर रहे थे तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शगुन, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, जल्दी दरवाजा खोलो। शगुन ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसने तुरंत अपना बाथरोब पहन लिया। ये अनिका का प्रेसिडेंशियल स्वीट था। वैसे तो कोई ऐसे नहीं आता था, पर दरवाजे पर अपनी माँ की आवाज सुनकर उसको दरवाजा खोलना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खोला तो जैसे आसमान टूट गया हो। सिल्वी ने कमरे में आते ही देखा कि शगुन का खूबसूरत शरीर एक बाथरूम में लिपटा हुआ था। फिर सिल्वी की नजर ध्रुव पर गई और अंत में अनिका पर। अंदर का नजारा देखकर सिल्वी गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सिल्वी इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने देखा कि अनिका ने अपने सारे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन ध्रुव और शगुन में से एक टॉवल में था तो एक बाथरोब में। सिल्वी को लगा कि कहीं वो गुस्से में बेहोश ना हो जाए। शगुन को इस हालत में देखकर सिल्वी ने सीधे जाकर शगुन को एक थप्पड़ जड़ दिया। शगुन के पास रिएक्ट करने का समय भी नहीं था। तभी उसके चेहरे पर सिल्वी की 5 उंगलियों के लाल निशान पड़ गए। ध्रुव ने जब ये देखा तो तुरंत आगे आकर बोला, आप क्या कर रही हैं? सिल्वी ने ध्रुव को कातिल नजरों से देखकर कहा, तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी बेटी को समझा रही हूँ। इसमें गलत क्या है? ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके सामने शगुन पर किसी ने हाथ चलाया था। ध्रुव इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा था। सिल्वी कई बार शगुन पर हाथ चला चुकी थी। ध्रुव को लगा जैसे सिल्वी को अपनी बेटी को मारने की आदत हो गई थी। ध्रुव ने नाराजगी से कहा, मैं आपकी इज्जत केवल इसलिए करता हूँ क्योंकि आप शगुन की माँ हैं। अब मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ कि आप अपनी हद में रहें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिल्वी पागल थी और ध्रुव की बात सुनकर पूरी पागल हो गई थी। तुमको क्या लगता है, हो कौन तुम? मुझको हद में रहने की सलाह देने वाले तुम होते कौन हो? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? आओ मारो मुझे। सिल्वी से बात करना और अपना सिर दीवार पर मारना एक ही बात थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि ध्रुव के पास उससे निपटने के सैकड़ों तरीके थे और उसके तरीके और भी ज्यादा शातिर थे। ध्रुव कुछ करता उससे पहले ही शगुन ने उसे रोक लिया। शगुन की आंखों में आंसू थे। वो सिर हिलाकर ध्रुव से कुछ न करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। ध्रुव जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिल्वी शगुन की माँ है, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। सिल्वी ने देखा कि ध्रुव चुप हो गया है तो वो और जोर से बोलने लगी, मुझे लगा कि तुम सिर्फ एक गरीब आदमी हो। तुम मुझसे इस टोन में बात भी कैसे कर सकते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कायर हो। तुम एक हारे हुए इंसान हो। अगली बार मेरे सामने ना आना, इसी में तुम्हारी भलाई है। सिल्वी नॉनस्टॉप बोलती चली जा रही थी। वहीं ध्रुव ने सिल्वी को नजरअंदाज कर दिया। ध्रुव की बोलती बंद कराने के बाद सिल्वी ने फिर शगुन की ओर देखकर कहा, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ वापस आ रही हो या नहीं? शगुन ने ना के अंदाज में सिर हिला दिया। इतना सुनते ही सिल्वी गुस्से में बोली, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद पैर पटकते हुए सीढ़ियों से नीचे जाकर एक कार में बैठ गई। कार में पहले से ही उसकी बहन दिशा बैठी थी। 100 लड़ाइयों के बाद भी सिल्वी और दिशा को अलग नहीं किया जा सकता था। दिशा को ध्रुव ने जेल भिजवा दिया था, पर दिशा को जल्दी ही जमानत मिल गई और सिल्वी को अपनी बहन के लिए परेशान देखकर ध्रुव ने भी दिशा को छोड़ दिया था। दिशा को अभी अभी रिहा किया गया था और वो जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। उसने सिल्वी को वापस आते देखा तो पूछा, सिल्वी, क्या तुम्हारी शगुन से मुलाकात हो पाई? सिल्वी ने अपने पैर पटकते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी बेटी ऐसी क्यों है। मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हें आज रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दिशा ने उसे समझाने का नाटक करते हुए कहा, ये नॉर्मल है, इसके लिए उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता। उसे लगता होगा कि हम उसे हर्ट कर रहे हैं, पर पता नहीं उसने ध्रुव में क्या देखा होगा। तुम ही बताओ, वो ऐसे लूजर के लिए इतनी क्रेजी कैसे हो सकती है? दिशा की बात सुनकर सिल्वी ने गुस्से में कहा, भूल जाओ उसे। मैं बस यही सोचकर जी लूंगी कि मेरी कोई बेटी ही नहीं थी। सिल्वी को गुस्से में देखकर दिशा ने उसे समझाते हुए कहा, तो चलो, हमें अपने मकाओ वाले प्लान को खराब नहीं करना चाहिए। चलो मकाओ चलते हैं। कपूर फैमिली काफी पावरफुल है। उन्होंने न केवल मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने में मदद की, बल्कि उसने ये भी कहा कि वो कुछ लोगों को हमसे मिलवाना चाहते हैं। दिशा बेहद खुश थी। सिल्वी ने कपूर फैमिली का नाम सुना तो वो भी खुश थी। सिल्वी तो कपूर फैमिली की सबसे बड़ी फैन थी। हालांकि सिल्वी को ये नहीं पता था कि तपन मारा गया है, लेकिन उसे आयरलैंड पुलिस स्टेशन में तपन के साथ जो हुआ उसकी खबर मिल गई थी। सिल्वी ने तुरंत दिशा से पूछा, तो हम मकाओ क्या करने जा रहे हैं? दिशा ने जवाब दिया, हम मौज मस्ती करने के लिए मकाओ के कैसीनो में जाएंगे। कुछ पैसे उड़ाएंगे, मौज करेंगे और मकाओ में कुछ नए लोगों से जान पहचान बनाएंगे। दिशा की बात सुनकर सिल्वी खुश थी। वो कपूर फैमिली के लोगों से मिलना चाहती थी, इसलिए तुरंत राजी हो गई। 3 घंटे बाद वो मकाओ में थे।
मकाओ के एक बहुत ही फेमस कसीनो में सिल्वी और दिशा घूम रहे थे। सिल्वी पहली बार यहाँ आई थी, लेकिन दिशा को काफी एक्सपीरियंस था। दिशा ने कहा, मैं कुछ दिलचस्प लाने जा रही हूँ, फिर कुछ खेलते हैं। सिल्वी ने सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा कर दिया, लेकिन उसकी आंखें यहाँ भी अपने प्यारे दामाद प्रतीक को खोज रही थी। प्रतीक उसका आइडियल दामाद, उसका गुरूर था। आधी रात तक सिल्वी को प्रतीक या कपूर फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं दिखा। इस दौरान सिल्वी को अपने आसपास कई पावरफुल लोग दिखे थे, जिससे उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो रही थी। वो पहले ही कुछ करोड़ों रुपए हार चुकी थी। उसने दिशा से कहा, दिशा, हमें वापस जाना चाहिए, क्यों ना वापस चलें? जिस पर दिशा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर और खेलते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। दिशा ने कहा तो सिल्वी ने मुस्कुरा कर उसे परमिशन देते हुए कहा, ओके, चलो आधे घंटे और खेलते हैं। आधे घंटे बाद उनका नुकसान दुगना होकर 1 अरब तक पहुंच गया। 1 अरब का नुकसान होने पर सिल्वी ठंडे पसीने से तर हो गई थी और दिशा बेफिक्र लग रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसे वापस जीत सकती हूँ। दिशा की बात सुनकर सिल्वी काफी कश्मकश में थी। वो जानती थी कि आगे भी जुआ खेलने का मतलब और पैसे खोना था। मतलब अगर और खेला गया तो नुकसान खरबों में पहुंच जाएगा। दिशा ने सिल्वी को समझाते हुए कहा, हमें अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। थोड़ी देर बाद ही उनका नुकसान 2 अरब से ज्यादा का हो गया था। अंत में सिल्वी ने गुस्से में कहा, मैं अब और नहीं खेलना चाहती। उसे लगा कि अगर प्रतीक यहाँ होता तो वो इतने पैसे ना हारती। तभी एक काली दाढ़ी वाले शख्स ने सिल्वी के पास आकर कहा, मैडम, आज रात के पैसे अभी दे दीजिए। सिल्वी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। सिल्वी ने पूछा, हाउ मच इज इट? चिप्स और कैश का रेशियो 100:1 है ना? इस रेशियो से सिल्वी को लगभग 3 करोड़ मकाओ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। पर उसकी बात पर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कैश के साथ खेल रहे हैं, अब रेशियो 1:1 है। आपको 3 अरब मकाओ डॉलर का नुकसान हुआ है। उस आदमी की बात सुनकर सिल्वी हैरान थी। उसने गुस्से में कहा, आर यू किडिंग मी? मुझे अच्छे से याद है कि मकाओ में 100:1 का रेशियो है। और उस आदमी को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने मुस्कुराकर बेफिक्री से कहा, नियम बदल गए हैं और अब यहाँ सब कुछ अमेरिकन डॉलर में होता है। सिल्वी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये साफ साफ चीटिंग थी, पर वो यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती थी। ना ही उसके पास इतने पैसे थे। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ऐसे हर पल में नियम बदलते हैं क्या? नियम कब बदले? और अगर बदले तो मुझे कैसे नहीं पता चला? सिल्वी गुस्से में चिल्लाई। उस आदमी को सिल्वी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सिल्वी ने उस पर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, पर वो बेफिक्र था। हाँ, वो सचमुच उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आखिर आज जो हुआ था वो एक जाल था। सिल्वी ने गुस्से में उसे धमकाते हुए कहा, तुम रुको और देखो। वो गुस्से में प्रतीक को कॉल कर सब बताना चाहती थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि प्रतीक ऊपर से सब देख रहा था। उस आदमी पर सिल्वी की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने सिल्वी की गर्दन पकड़ते हुए कहा, तुम पैसे हार कर अब ड्रामा कर रही हो। यहाँ इतने बिग शॉट लोगों के साथ खेलने के बाद अब पैसा चुकाना नहीं चाहती? क्या तुम मकाओ के लोगों को सीरियसली नहीं लेती? इतना कहकर उस आदमी ने सिल्वी को मेज पर पटकते हुए फिर कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम बेदी फैमिली के घर आकर ले जाएंगे। तुम पहले ही इतनी बूढ़ी हो गई हो कि यहाँ के लोगों का टॉर्चर सहन नहीं कर पाओगी। इतना कहते वो जोर से हंसने लगा। कसीनो में उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। उसे देखकर दिशा ने सिल्वी के पास आकर कहा, सिल्वी, हम उन्हें पैसे क्यों नहीं देते? आफ्टर ऑल वी लॉस्ट द मनी। दिशा के इतना कहते ही सिल्वी को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। दिशा की आंखों में कुछ था जिससे सिल्वी को शक हो गया था। सिल्वी ने मन ही मन कहा, उन्हें पैसे दे दे? हमारे पास क्या इतना पैसा है? तुम ही तो मुझे यहाँ लाई थी। सिल्वी को इस तरह से देखता हुआ देखकर दिशा ने गुस्से से कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? उधर होटल में अनिका के कमरे में जब अनिका ने अग्रवाल फैमिली की सारी जानकारी पढ़ी तो वो डर से कांप उठी। वो दुनिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग फैमिली थी और वो दुनिया के कई बिजनेसेस में शामिल थी। अगर ध्रुव का अग्रवाल फैमिली के साथ थोड़ा सा भी मनमुटाव हो गया तो इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से फेल कर सकता था। उसी समय शगुन पास में बैठी उदास चेहरे के साथ अपने फोन को देख रही थी। उसे देखकर ध्रुव ने उसके फोन को देखकर पूछा, What's wrong? तुम परेशान लग रही हो? ध्रुव के पूछने पर शगुन का चेहरा और भी ज्यादा उदास हो गया और उसने जवाब दिया, माँ अभी तक घर वापस नहीं गई है। वो मकाओ गई थी और वो अब तक घर वापस नहीं पहुँची है। मैं उन्हें लेकर थोड़ा परेशान हूँ। ध्रुव ने एक पल सोचने के बाद पूछा, ये नॉर्मल है क्योंकि तुम्हारी माँ मकाओ गई हैं। मकाओ और आयरलैंड एक दूसरे के बहुत करीब थे और ज्यादातर लोग आयरलैंड से मकाओ जाते थे। साथ ही दोनों के बीच ट्रांसपोर्ट भी अच्छा था। मकाओ अमीर लोगों की सैर सपाटे की पसंदीदा जगह थी।
शगुन ने अपना फोन उठाया और सोचने लगी कि हाल में क्या क्या हुआ था। उसने ध्रुव से कहा, ऑलराइट, ये भी ठीक कह रहे हो। उसे इस समय लग रहा था कि वो अपनी माँ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। वो अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। हर माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे इंसान से हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये सोचकर उसने ध्रुव की तरफ देखा तो मन के सारे डाउट्स खत्म हो गए, पर उसे माँ की फिक्र हो रही थी। उसने ध्रुव से कहा, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मेरी आंटी को गैम्बलिंग का शौक है। मैंने सुना है उसका कई लोगों से चक्कर है और उसमें ज्यादातर लोग मकाऊ से हैं। इसके अलावा उसके पास जुआ खेलने वाले लोगों के पूरे ग्रुप से परिचय है। शगुन की बात सुनकर ध्रुव की आंखें हैरत में फैल गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि दिशा ऐसी होगी। ऐसा लग रहा था कि दिशा को अमीर लोगों की सभी चालों में महारत हासिल हो गई है। ध्रुव को अचानक लगा कि सिल्वी की कोई गलती नहीं है। ध्रुव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो डरने की कोई बात नहीं। शगुन ने इसके बारे में बार बार सोचा और वो अभी भी अनकंफर्टेबल थी। उसने ध्रुव से कहा, तुम शायद नहीं जानते। इतना कहकर शगुन ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन फिर भी वो बताने लगी, मेरी बेटी फैमिली में एक नहीं कई परेशानियां हैं। मेरे अंकल का घर मेरे जैसा नहीं है। मेरी चाचा बेटी फैमिली की बैकबोन है, इसलिए उनके घर में दिशा आंटी की बिल्कुल नहीं चलती। उनको कोई फैसला लेने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए मेरी आंटी का घर से बाहर कई आदमियों से चक्कर है और वो उन लोगों पर पूरा भरोसा करती है। उस समय वो मकाऊ में होगी और वापस नहीं आएगी। ये सुनने के बाद ध्रुव को उसका डर समझ में आ गया। शगुन का चिंता करना लाजमी था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या उसकी माँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी होगी। उसने ध्रुव से कहा, अगर सब कुछ ठीक होता तो उन्हें इस समय तक वापस आ जाना चाहिए। शगुन ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। ध्रुव ने हाँ के अंदाज में सिर हिला दिया। इस समय अनिका भी फोन कॉल का जवाब दे रही थी। कॉल खत्म करने के बाद वो ध्रुव के पास आ गई। उसने ध्रुव से बस इतना ही कहा, निहाल ने अभी मुझे फोन किया था और वो चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। इतना कहकर अनिका जानबूझकर चुपचाप खड़ी हो गई। ध्रुव को अनिका के रुकने का मतलब समझ में आया तो उसने शगुन से कहा, शगुन, क्या तुम हमें 1 मिनट का समय दोगी? अनिका और मुझे कुछ बात करनी है। उसके बाद मैं तुम्हारी माँ की तलाश के लिए तुम्हारे साथ मकाऊ चलूंगा। इतना कहकर शगुन दरवाजा बंद कर लिविंग रूम में चली गई। शगुन के जाने के बाद ध्रुव ने अनिका से पूछा, क्या बात है? इतना कहकर ध्रुव उठकर बैठ गया और अपना सिगार जलाकर फिर से पूछा, तुम मुझे क्या बताने जा रही हो? ध्रुव की परमिशन मिलने पर अनिका ने एक डॉक्यूमेंट खोलकर कहा, कल सुबह 9 बजे विराट आपसे सरकारी केंद्र में मिलना चाहता है। जब ध्रुव ने विराट का नाम सुना तो उसने सीधे इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। अनिका को पता था कि ध्रुव ऐसा ही कहेगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, वाह, तुम विराट को भी इज्जत नहीं दोगे? ध्रुव अब भी वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। इसलिए अनिका ने उससे कहा, तुम स्मार्ट हो, इसलिए तुमको पता होना चाहिए कि ये जतिन चौधरी ही है जिसने तुमको इनवाइट किया है। तुमने तपन के मैटर में उसकी काफी मदद की थी और इसलिए वो तुमको थैंक्स कहना चाहता है। हालांकि मीडिया की नजरों में तुम और जतिन चौधरी एक दूसरे को नहीं जानते और वो दूसरों के सामने ये जाहिर नहीं कर सकता कि आप लोगों के बीच कोई सौदा हुआ है। इसलिए वो खुद सामने ना आकर विराट को तुम्हारे पास भेज रहा है। तुमको बड़ी पिक्चर समझ में क्यों नहीं आती है? अनिका ने बात खत्म करते वक्त एक टोंट भी मार दिया। ध्रुव ये सब अच्छे से जानता था। उसने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए कहा, ये मत सोचो कि जतिन चौधरी कोई बहुत अच्छा इंसान है। कुछ लोग केवल अपने फायदे की परवाह करते हैं, दोस्तों की नहीं। अनिका ने ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में ध्रुव के लिए तारीफ भरी हुई थी। वो शुरू में गिल फैमिली के असिस्टेंट के तौर पर ध्रुव जैसे शख्स को देखकर ही नाराज हो जाती थी और अब वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ध्रुव बड़े बड़े पंगे भी कितनी शांति से निपटा लेता है। वो कितना शांत था और अभी उसने जतिन के बारे में जो कहा वो कितना सही था और ध्रुव जतिन चौधरी से अच्छे से डील कर रहा था। अनिका को लगा कि ध्रुव अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है। अनिका ने ऐसे चेहरे से कहा जैसे वो ध्रुव को समझ नहीं पा रही हो। उसने कहा, अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहते तो मैं उसके इनविटेशन को रिजेक्ट कर दूं? ध्रुव ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, रहने दो, मैं उससे मिल लूंगा। ध्रुव ने अपना सिगार बाहर निकालकर अपना कोट पहनते हुए कहा, उससे कह दो कि मैं आ रहा हूँ। आखिर आयरलैंड उसका इलाका है। इसके अलावा उसने मुझे मदद की है, मुझे कुछ स्टेपिंग स्टोन भी दिए हैं। अनिका ने तुरंत पूछा, स्टेपिंग स्टोन से तुम्हारा क्या मतलब है? इसे तुम ऐसा समझो, ग्रैंड आर्क एग्जीबिशन सेंटर और वो सभी होटल के रिजर्वेशन, वो इन सब में मेरी मदद इसलिए कर रहा है ताकि उसे लगे कि मैं उस पर डिपेंड हूँ, न कि वो मुझ पर। सही कहूँ तो उसका तरीका भी तपन की तरह ही है, बस ये थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। इतना कहकर ध्रुव अनिका की ओर देखकर मुस्कुराया। यही कारण था कि ध्रुव ने कपूर फैमिली का सारा पैसा आयरलैंड को दे दिया था। उसने सोचा कि पुलिस स्टेशन के अंदर इतनी बड़ी डील में जतिन चौधरी पैसे अपने पास नहीं रख सकेगा,
क्योंकि अगर ध्रुव पैसे आयरलैंड को ना देकर अपने पास रखता तो जतिन चौधरी ध्रुव से निकलवाने के लिए कोई और तरकीब लगाता, कोई और नई मुसीबत खड़ी कर देता। 400 अरब कोई छोटा अमाउंट तो था नहीं, और पैसा किसे पसंद नहीं होता। लेकिन ध्रुव की नजर में इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को ठीक से ढंग से पूरा करना ज्यादा जरूरी था, और कॉन्फ्रेंस अभी और आगे आने वाली पीढ़ियों के हित में थी। इसका फायदा सभी डेवलपिंग कंट्रीज को होना था। वो पहले बहुत सारी रियायतें दे चुका था, और इस बार उसने एक और रियायत दी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि ध्रुव को पैसे की कोई परवाह नहीं थी। ध्रुव की बातें सुनकर अनिका का मुंह खुला का खुला रह गया, और उसके पास शब्द नहीं बचे थे। ध्रुव की सोच अनिका से कहीं ज्यादा बड़ी थी। थोड़ी देर बाद अनिका ने शांत होते हुए कहा, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ध्रुव ने भी अनिका से कहा, मैं अब निकलूंगा। ध्रुव ने जैसे ही जाने की बात की, अनिका ने उससे कहा, क्या तुम चाय नहीं पियोगे? मैं चाय बनाने जा रही थी। तुम और शगुन चाहो तो आज रात मेरे कमरे में रुक सकते हो। ध्रुव ने पलटकर अनिका को इशारा किया कि उसके कमरे में केवल एक ही बिस्तर है। वो तीनों एक साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते थे। ध्रुव ने अनिका को चाय के लिए मना करते हुए कहा, मैं अब चलूंगा, मुझे अभी सिल्वी को बचाने जाना है। ध्रुव की बात सुनकर अनिका हैरान थी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि सिल्वी को कुछ हुआ है? तुम तो अभी तक कमरे में ही थे और किसी को फोन भी नहीं किया है। ध्रुव ने अपना कोट ठीक करते हुए कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कैपिटलिस्ट क्या चाहता है। और चला गया। अनिका ध्रुव को जाते हुए देखती रही। इस समय ध्रुव कुछ कुछ अपने पापा हरमन गिल जैसा लग रहा था। दरअसल दोनों बाप बेटे एक जैसे ही थे, और ध्रुव अपने पापा से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट बनता जा रहा था। अनिका ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। ध्रुव और शगुन के जाने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अनिका के कमरे से बाहर निकलने के बाद शगुन ने ध्रुव की बाह पकड़ ली। शगुन ने ध्रुव के कॉलर को ठीक करते हुए कहा, तुम इस कोट में अच्छे लगते हो। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी पसंद अच्छी है। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपना फोन निकाला और मानवीर को फोन कर कहा, मानवीर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मकाओ कैसीनो में किसी को ढूंढना है। सिल्वी आंटी वहाँ गई थी, अब बात नहीं हो पा रही है। तुम्हारी सास गायब है? ठीक है, समझ गया। ध्रुव की बातें सुनकर मानवीर ने तुरंत हाँ कह दिया। शगुन ने अपनी माँ को दोबारा फोन किया, लेकिन फिर भी कॉल नहीं लग पाई। उसने ध्रुव से कहा, क्या तुमको लगता है कि मेरी माँ को गैम्बलिंग का शौक होगा? ध्रुव ने शगुन को देखकर कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी, पर उनको गैम्बलिंग के लिए तैयार करना आसान होगा। शगुन ने ध्रुव की बाह पकड़ रखी थी। उसने पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ध्रुव ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ बहुत कंपैरेटिव किस्म की है। ध्रुव की बात में सच्चाई थी, जिसे सुनकर शगुन ने कहा, हाँ ये तो है, पर वो दिल से बहुत अच्छी हैं। ध्रुव ने उस पर कुछ नहीं कहा। मकाओ में कसीनो में रात के 12 बज चुके थे। कसीनो में केवल दिशा और सिल्वी बचे थे, और उन दोनों को बांध भी दिया गया था। सिल्वी ने छटपटाते हुए कहा, दिशा, ये लोग इतनी बुरी तरह क्यों पेश आ रहे हैं? उसे बहुत कसकर बांधा गया था, और उसकी आंखों पर पट्टी भी बंधी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। दिशा ने दांत पीसते हुए कहा, हम उनके साथ कैसे बहस करें? ये इनका इलाका है, फैसला भी यही करेंगे। दिशा की बात सुनकर सिल्वी ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसे लगा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो समझदार थी और जानती थी कि इस समय चुप रहना ही बेहतर है। उसके लिए जान की कीमत पैसों से ज्यादा थी। सिल्वी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे ऐसे बांधने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? उसके बगल में खड़े लोगों ने उसकी बात सुनी और बिना किसी रहम के उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। सिल्वी के सिर से खून बहने लगा। उस आदमी ने सिल्वी के बाल खींचकर उसे लात मारते हुए कहा, एक तो हमारे पैसे नहीं दे पा रही है, फिर भी इतनी अकड़ दिखा रही है। क्या लगता है तुम कौन हो? सिल्वी पहले कभी इस तरह से नहीं पिटी थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन रोने का मौका भी नहीं मिला। उसने धीरे से कहा, मैं प्रतीक कपूर की सास हूँ। इस समय भी सिल्वी के मन में सिर्फ प्रतीक था। वो जानती थी कि प्रतीक ही उसे बचा सकता है, खासकर मकाओ में। उस शख्स ने जब सिल्वी की बात सुनी तो जोर से हंसते हुए उसकी आंखों से पट्टी हटाकर बोला, ओह, मिस्टर कपूर के तुम जैसी बदसूरत औरत के साथ भी रिलेशन है? उसकी बात सुनकर आसपास खड़े उसके लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। सिल्वी ने देखा कि वो कसीनो में नहीं बल्कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में थी। उसी समय इमारत में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वो आदमी घबरा कर बोला, कौन है? जाकर देखो। बगल वाले शख्स ने कहा, प्रतीक कपूर आ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, प्रतीक ऊपर आ चुका था। प्रतीक का चेहरा गुस्से में था और वो मरने मारने पर उतारू लग रहा था। प्रतीक ने आते ही सिल्वी को बंधा देखा तो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने हाथों से ताश की गड्डी निकाली और बेतहाशा ताश फेंकने शुरू कर दिए। खाली बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक चीखें ही सुनाई दे रही थी। 1 मिनट से भी कम समय में वो चारों बदमाश खून से लथपथ जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। प्रतीक सिल्वी के पास आकर बोला, मिसेस बेदी, मुझे आने में देर हो गई। आई एम सॉरी।
सिल्वी ने प्रतीक को देखा तो रो पड़ी। उसकी सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, प्रतीक, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। प्रतीक ने उसकी हिम्मत बांधते हुए कहा। देखिए, डरिए मत, मैं आ गया। प्रतीक को देखकर उसके पीछे जमीन में दर्द से तड़पते हुए आदमी ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जानते हो ये किसका शिकार है? तभी प्रतीक ने पलटकर उसे जोर से लात मारी। सिल्वी की उम्र भले ही प्रतीक की सास के बराबर हो, पर इस समय सिल्वी की आंखों में वही वाला प्यार था जो गुंडों के बीच फंसी लड़की को अपने प्रेमी को देखकर हो जाता था। प्रतीक ने उस आदमी को लात मारकर दूर फेंक दिया था, लेकिन वो फिर से खड़ा होकर दर्द से चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर कपूर, आप जानते हैं कि सिल्वी ने किसे नाराज किया है? जिसे सुनकर प्रतीक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, उसने किसे नाराज किया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फिर उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये मेरा कसीनो है। भले ही इन्होंने यहाँ के किंग को नाराज कर दिया हो, लेकिन कोई भी मेरी सास पर उंगली नहीं उठा सकता। उस पल सिल्वी का मन खुश हो गया। प्रतीक अच्छा नाटक कर रहा था, क्योंकि ये उसकी आखिरी चाल थी। ये कामयाब रही तो वो सिर उठाकर जी पाएगा, नहीं तो तपन ने सारा पैसा दान में दे ही दिया था। उस आदमी ने अपना डायलॉग बोला। पलट कर देखो। प्रतीक ने अपना सिर घुमाया और उसका शरीर डर से कांप गया। विकराल? उसके मुंह से निकला। विकराल शाही की पूरी स्किन पर टैटू गुदा हुआ था। रंगत काली और कद छोटा था। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो कोई बिग शॉट होगा। सिल्वी प्रतीक के एक्सप्रेशन से बता सकती थी कि विकराल कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। प्रतीक ने कांपती आवाज में सिल्वी से पूछा, क्या तुम कल रात तुम इसके ही साथ खेल रही थी? विकराल शाही अब उतना गुस्सैल और एरोगेंट नहीं रहा। विकराल के आते ही प्रतीक अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। सिल्वी ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाया। सिल्वी के हाँ सुनते ही विकराल के बगल में खड़ा उसका गुंडा दौड़ता हुआ आया और प्रतीक को उठाकर सीधे जमीन पर पटक दिया। प्रतीक मुंह से खून उगलते हुए जमीन पर गिर गया। प्रतीक विकराल शाही के सामने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो गुंडा विकराल के सामने कुछ ज्यादा ही पावरफुल बनने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को उसके नाम से बुलाने की? उनके सामने तो तुम्हारे पापा भी उन्हें नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं करते। तुम मरोगे बेटा। विकराल दादा के लड़कों को हाथ लगाकर तुम मौत को दावत दे रहे हो। इतना कहकर उस आदमी ने जमीन में कराह रहे प्रतीक को जोरदार लात मारी। विकराल के सामने प्रतीक कुछ भी नहीं कर सकता था। वो खड़ा हुआ और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बोला, मिस्टर शाही, ये मेरी सास है, प्लीज हमें माफ कर दें और इन्हें जाने दें। विकराल शाही नाराज था। एक पल सोचने के बाद उसने अपनी मुट्ठियां घुमाई और दीवार पर दे मारी। दीवार का वो हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गिरा। उसने आगे कहा, प्रतीक तुम जा सकते हो, पर उसे छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। पर प्रतीक अपनी होने वाली सास को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत कहा, 10 अरब डॉलर बहुत ज्यादा है। मुझे पता नहीं था कि कसीनो के नियम बदल गए हैं, क्योंकि आपने ही उन्हें बदला है। हमें माफ कर दीजिए। विकराल ने सिर हिलाया और सीरियस होते हुए कहा, क्या तुमको लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? इसके बाद प्रतीक ने अपनी आवाज धीमी कर दी। सिल्वी जो उसके पास ही खड़ी थी, ये सब देखकर डर से कांप रही थी। विकराल शाही कौन था सब जानते थे। सिल्वी भी जानती थी, पर शक्ल से नहीं जानती थी। पर आज उसका सामना विकराल शाही से हो ही गया। विकराल शाही अक्सर कसीनो में आता था और बहुत ही बदनाम समुद्री डाकू था। विकराल ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, तुमको सारा पैसा देना होगा, एक पैसा भी कम नहीं। इतना सुनते ही प्रतीक घुटनों के बल बैठकर उसके आगे विनती करने लगा। मिस्टर शाही, हमें एक मौका दीजिए। विकराल ने सिल्वी पर नजर डालने के बाद कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे मौका नहीं दे सकता, लेकिन जिन लोगों को वो जानती है उनमें से किसी एक ने मुझे नाराज किया है। मुझे उससे बदला चुकाना है। ये सुनकर प्रतीक ने बहुत पोलाइटली पूछा, मिस्टर शाही, कौन है वो? विकराल ने तपाक से जवाब दिया, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का नाम सुनते ही प्रतीक ने ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करते हुए कहा, वो उसने? ध्रुव ने? वो आपको कैसे नाराज कर सकता है? विकराल ने बताया, वो जितिन चौधरी का जासूस है। जितिन चौधरी के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं और वो 4-5 सालों से उसके लिए जासूसी कर रहा है। भले ही वो देखने में एक लूजर लग रहा है, पर उसने जितिन चौधरी को कई अंडरग्राउंड फोर्सेस से छुटकारा दिलाने में मदद की है। विकराल की बात सुनकर सिल्वी हैरान रह गई। वो गुस्से में थी। ध्रुव का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता था और आज तो वो ध्रुव के कारण एक लुटेरे के चंगुल में फंस गई थी। वहीं प्रतीक उसे सुनाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? अब समझ में आया वो इतना एरोगेंट क्यों है, क्योंकि उस पर जतिन चौधरी का हाथ है। वो जतिन का गुंडा निकला। सिल्वी ने सुना था कि जतिन चौधरी एक बड़ा कदम उठा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव की वजह से वो ऐसा कर पा रहा था। सिल्वी ने कहा, मिस्टर शाही, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए।
मैं उसे मार डालूंगी। जब विकराल ने ये सुना तो उसने सिर हिलाते हुए कहा, वैसे तो ध्रुव एक आम इंसान है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए जतिन चौधरी ने उसे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। सिल्वी ने हैरान होकर कहा, ध्रुव, जतिन चौधरी भी जानता है कि उसे आयरलैंड के लोगों का पूरा सपोर्ट है। अगर वो ऐसा करेगा तो अगली बार उसे कौन वोट देगा? सिल्वी की बात पर विकराल ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम क्या जानती हो, अगर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होने के बाद वो कितना बड़ा इंसान बन जाएगा? वो इस समय का सबसे बड़ा इंसान होगा। विकराल की बात सुनकर सिल्वी ने कहा, हाँ, ये भी सही है, आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद सिल्वी ने कुछ सोचकर आगे कहा, लेकिन अंडरवर्ल्ड फोर्सेस से छुटकारा पाने से इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आयरलैंड में अंडरवर्ल्ड अब पहले जितना पावरफुल नहीं रहा। सिल्वी की बात सुनकर विकराल उसकी नासमझी पर गुस्साता हुआ बोला, तुम क्या जानती हो, एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने में कितना पैसा और रिसोर्सेज खर्च होते हैं? अगर उनके पास पैसा नहीं है तो ये कॉन्फ्रेंस ही कैसे हो पाएगी? सिल्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दैट्स ट्रू। सिल्वी ने आगे पूछा, तो ध्रुव ने तुमसे कितने पैसे लिए? जवाब में विकराल ने 4 उंगलियां दिखा दी, जिन्हें देखकर सिल्वी के होश ही उड़ गए। 400 अरब रुपए? सिल्वी के मुंह से ये सुनकर विकराल ने आगे कहा, ध्रुव ने पैसे जतिन चौधरी को नहीं सौंपे हैं। जतिन चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दिखाएगा कि वो ध्रुव से मिलना चाहता है। दरअसल वो रकम लेना चाहता है और फिर ध्रुव को देना चाहता है। ये केवल एक सिचुएशन है, हो सकता है वो किसी और तरीके से ये पैसे ध्रुव को दे। मुझे नहीं पता कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुमको साफ बता दूं, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगी। सिल्वी ने उसकी बात पर अग्री होकर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, डोंट वरी। पहले तो हम नियम नहीं तोड़ सकते, दूसरा मुझे दोगले नीच लोगों से सख्त नफरत है। विकराल ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। बेदी फैमिली, पारस और तुम्हारी लड़की शगुन मेरे निशाने पर है। अगर तुम चाहती हो कि वो सभी शांति से रहें, तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। सिल्वी को लग रहा था कि वो ध्रुव के कारण बेमतलब ही मुसीबत में फंस गई है। वो गुस्से में बोली, वो एक पागल इंसान है। तभी विकराल ने अपना फोन निकाल कर सिल्वी को देते हुए कहा, तुम्हें पता है क्या करना है ना? विकराल के फोन से शगुन को कॉल जा रही थी। विकराल के गुंडे ने दिशा की गर्दन पर खंजर रख दिया और सिल्वी से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो ये मारी जाएगी। अगर दोबारा कुछ गलत कहा तो तुम भी नहीं बचोगे, पता है ना? सिल्वी ने घबराकर सिर हिलाते हुए कहा, जी मिस्टर साही, मुझे पता है। कॉल जा रही थी। उधर शगुन और ध्रुव एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर सड़क पर चल रहे थे। शगुन के सॉफ्ट हैंड्स ध्रुव की बाह को पकड़े हुए थे। रात की रोशनी में वो दोनों एक खूबसूरत कपल की तरह दिख रहे थे। अचानक शगुन कुछ ठिठक गई, जिसे देखकर ध्रुव ने पूछा, What's wrong? क्या हुआ तुम्हें? शगुन ने खुशी से कहा, मेरी माँ ने फोन किया। फोन उठाते ही सिल्वी फूट फूट कर रोने लगी। शगुन ने जब अपनी माँ को रोते हुए सुना तो डरते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ? तुम कहाँ हो? मैं कब से ट्राई कर रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सिल्वी ने डांटते हुए शगुन से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस बदमाश से दूर रहो। तुम्हें उसके साथ क्या मिल रहा है? क्या तुम्हें पता है उसने बेदी फैमिली के साथ क्या किया? शगुन अभी भी अपनी माँ के बारे में सोचकर परेशान थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर अब दुखी भी हो गई थी। शगुन ध्रुव के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसने माँ की बात को काटते हुए कहा, माँ तुम कहाँ हो? मैं तुमको लेने आ रही हूँ। सिल्वी ने गुस्से से कहा, तुम्हें ध्रुव से पूछना होगा कि उसने मिस्टर साही के पैसे क्यों लिए। ये सुनकर शगुन चौंक गई। उसने पूछा, माँ आप किस बारे में बात कर रही हैं? और सिल्वी ने कुछ भी एक्सप्लेन करने के बजाय चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा उससे दूर रहने को कहा था ना। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी उससे पूछो कि क्या वो मिस्टर साही से जो पैसे ठग कर गया है वो वापस करेगा या नहीं। ध्रुव सब कुछ सुन सकता था। उसने कभी किसी के पैसे नहीं ठगे थे। शगुन ने ध्रुव की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहले की तरह शांति थी। शगुन ने अपनी माँ से कहा, माँ ध्रुव बदमाश नहीं है, उसने कोई पैसे नहीं ठगे हैं। सिल्वी गुस्से में चीखते हुए बोली, ध्रुव, क्या तुम में एक आदमी की तरह हिम्मत है या नहीं? तुम इसे मानते हो या नहीं? मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। ध्रुव ने सिल्वी की बात का सीधा जवाब ना देकर सवाल ही टाल दिया। सीधे मान लिया। सिल्वी चाहती थी कि वो उसकी बात का जवाब दे, इसलिए फिर से गुस्से में चीखते हुए बोली, मैं तुमसे पैसे के बारे में पूछ रही हूँ, जतिन के जासूस। कब तक अपनी सच्चाई छुपा पाओगे? ध्रुव को समझ में आ गया कि असल में क्या चल रहा है। बस उसे ये पता नहीं था कि विकराल सिल्वी से मिला है या नहीं, और ध्रुव को किसी गहरी साजिश की बू आ रही थी। ध्रुव को ये भी पता नहीं था कि विकराल मकाऊ में था भी या नहीं, लेकिन ये बातें सरासर झूठ थी कि उसने विकराल के पैसे ठगे थे या वो जतिन चौधरी का जासूस बन गया था। सही कहें तो जतिन चौधरी अभी भी परेशान था कि ध्रुव कल सुबह जाकर उससे मिलेगा भी या नहीं।
अंत में ध्रुव ने कहा, आप मुझे शगुन के सामने बदनाम कर सकती हैं, लेकिन झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। उसने फोन काटने की कोशिश की, लेकिन शगुन ने पहले ही फोन काट दिया। फोन कटते ही सिल्वी की रौबदार आवाज तुरंत गायब हो गई। वहीं बगल में खड़ी दिशा ने सिल्वी को टॉन्ट मारते हुए कहा, सिल्वी, तुम्हारी बेटी को कैसे इंसान से प्यार हुआ है? वो एक बेवकूफ। पर दिशा की बात खत्म होने से पहले ही विकराल के गुंडे ने गोली मारकर उसका भेजा उड़ा दिया था। गोली चलने की आवाज के साथ ही सिल्वी ने उस तरफ देखा। गोली दिशा के भेजे से पार हो चुकी थी और उसका खून फव्वारे की तरह बहता हुआ सिल्वी के कपड़ों पर गिर रहा था। ये देखकर सिल्वी चीख पड़ी। दिशा, दिशा! उसके बगल में खड़ा प्रतीक हंस रहा था। दिशा को उसकी प्लानिंग के बारे में पता था, इसलिए उसे मारना जरूरी था। दिशा को मारने के बाद अब विकराल और प्रतीक सिल्वी को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे। सिल्वी अब गुस्से में थी, लेकिन विकराल ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुमने मुझे नाराज किया, मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। सिल्वी के पैर ढीले पड़ गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। होलिका आइलैंड में, होलिका आइलैंड बाकी सभी आइलैंड से दूर था। यहाँ कोई आ जा नहीं सकता था। इस आइलैंड में एक बहुत ही खास बंगला बना था। इस बंगले का साइज और यहाँ की सुरक्षा इंतजाम किसी आर्मी बेस में भी नहीं होते थे। इसे बंगला न कहकर मिलिट्री बेस कहना ज्यादा सही था। होलिका आइलैंड पर अभी अभी एक हेलीकॉप्टर उतरा था, जहाँ से कुछ आर्मर्ड कार्स एक 20 साल की लड़की को बंगले के अंदर ले जा रही थी। कमरे के अंदर जाने के बाद उस लड़की की आंखों की पट्टी खोल दी गई थी और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया गया था। हालांकि उसके हाथ पैर बंधे नहीं थे, पर फिर भी लड़की के माथे पर पसीना था। वो जिस कमरे में थी वो खाली पड़ा था। जैसे ही लाइट्स जली, लड़की ने रोशनी के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पता चला कि जिस शख्स ने उसे यहाँ बुलाया था वो असल में हरमन गिल था। हरमन गिल यानी ध्रुव गिल के पापा ने उस लड़की को देखा तो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज बुरा मत मानना, मेरे पास ऐसा करने के अपने कुछ कारण हैं। वैसे तो वो लड़की अभी तक डरी हुई थी, पर जैसे उसने ध्रुव के पापा को पहचाना उसका डर खत्म हो गया था। वो बहुत शांत थी। जाहिर है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हरमन गिल उसे इस तरह यहाँ लाए थे। उसने बहुत ही पोलाइटली कहा, मिस्टर गिल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हरमन गिल ने थोड़ी गंभीरता के साथ कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। हरमन की बात सुनकर लड़की को विश्वास नहीं हुआ। उसने थोड़ा मुस्कुराकर पोलाइटली कहा, मिस्टर गिल, मैं आप ध्रुव की मदद नहीं कर सकती। आपकी बात ही छोड़िए। हरमन गिल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं, तुम मदद कर सकती हो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि केवल तुम ही मदद कर सकती हो। ऐसा लगा जैसे ध्रुव के पापा ने अपने दिल में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग बना रखी थी। लड़की ने ना के अंदाज में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। उसके बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैंने ध्रुव की मदद करने की कोशिश की तो शायद मैं आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा दूंगी। मिस्टर गिल, ध्रुव मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे सच कह रही हूँ। जब आप जानेंगे कि मैं कौन हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। ये बात मैं पहले भी बताना चाहती थी, पर आज आपसे अकेले में मिली तो कह पा रही हूँ। जब हरमन गिल ने ये सुना तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और बगैर कुछ बोले एक फाइल निकाली और उस लड़की के सामने जमीन पर फेंक दी। लड़की ने सरसरे तौर पर फाइल पर एक नजर मारी और उसमें दर्ज इन्फॉर्मेशन को देखकर वो पूरी तरह सदमे में आ गई। वो मन ही मन सोच रही थी, ओह माय गॉड, मैं तो मरते दम तक इतनी बड़ी बात का पता ही नहीं लगा सकती हूँ। मैं ही नहीं, दुनिया में किसी के लिए भी उसकी पहचान का पता लगाना नामुमकिन है। भले ही लड़की के मन में कोई डाउट रहा हो, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया था। हरमन गिल ने उसे बहुत प्यार से कहा, असल में तुम्हारी स्पेशल आइडेंटिटी के कारण ही मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। बेशक एक और कारण है, तुम और मैं, हम दोनों ध्रुव को बचाना चाहते हैं, है ना? हरमन के सवाल पर उस लड़की ने हैरानी से कहा, मिस्टर गिल, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं ध्रुव की हर मदद करने को तैयार हूँ। क्या ध्रुव के पास अभी भी दुश्मन है? कौन है वो, अग्रवाल फैमिली या कोई और? उस लड़की के जवाब में बोलते समय हरमन गिल का चेहरा गंभीर हो गया। जब कोई बहुत पावरफुल होता है तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोग होते हैं, फिर चाहे वो अग्रवाल फैमिली हो या कोई और फैमिली। उनसे जीतने के लिए कुछ करना पड़ेगा। असल में एक बिजनेसमैन कितनी दूर तक देख सकता है, इससे ही पता चलता है कि वो कितनी दूर तक जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए मैं तुमको गिल फैमिली की ताकत और अपने प्लान सब तुमको दिखाऊंगा। वो लड़की जब जवाब दे रही थी उस समय हरमन गिल का चेहरा गंभीर हो गया। जब लड़की को पता चला कि हरमन गिल किस बारे में बात कर रहे हैं तो काफी देर तक उसकी आंखें सदमे में डूबी रहीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हरमन गिल जैसी शख्सियत उससे इतने बड़े प्लान को पूरा करने में मदद करने के लिए कह रही है। उस लड़की को लगा कि उसने दुनिया में बहुत कुछ देखा है,
लेकिन ध्रुव की तुलना में उसका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था। वो जिस दौर से गुजरी थी वो बहुत आसान समय था। फिर भी लड़की ने कहा, ऐसा करना आपके लिए बहुत रिस्की होगा। लड़की की बात पर हरमन गिल को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो हमेशा की तरह बेफिक्र लग रहे थे और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। आयरलैंड में I'm sorry ध्रुव, मेरी माँ हमेशा से ऐसी है। फोन कटने के थोड़ी देर बाद शगुन को समझ नहीं आया कि ध्रुव को कैसे समझाया जाए। जो भी हो, सिल्वी शगुन की माँ थी। ध्रुव ने शगुन के माथे को छूकर धीरे से कहा, मुझे पता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अगर वो तुम्हें हर्ट नहीं कर रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्रुव की बात सुनकर शगुन कुछ खुश दिख रही थी। सिल्वी की सिचुएशन सच में बहुत खतरनाक थी, लेकिन ध्रुव उसे बचाना नहीं चाहता था। सिल्वी कुछ ऐसी थी कि अगर ध्रुव उसकी मदद कर भी दे तो भी वो ध्रुव की तारीफ नहीं करेगी। थोड़ी देर ऐसे वॉक करने के बाद वो दोनों होटल में वापस लौट आए। जैसे ही लाइट्स बंद हुई, ये उनके अपने पल थे। ध्रुव ने शगुन को अपनी बाहों में भर रखा था। इसके बाद दोनों में प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 2 घंटे बाद शगुन बहुत खुश लग रही थी। ध्रुव ने अपने फोन पर नजर डाली। उसने देखा कि निधि का मैसेज आया था। निधि ने मैसेज में कहा था, हाय ध्रुव, मैं कल आयरलैंड पहुंच जाऊंगी, वहीं मिलते हैं। सी यू सून, बाय। मैसेज देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान था। उसने काफी लंबे समय तक निधि से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। निधि के जवाब में ध्रुव ने उसे मैसेज भेजा, क्या तुम यहाँ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रही हो? तो निधि ने उसे हाँ में रिप्लाई किया। इसके अलावा निधि ने और कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने भी उसे दोबारा कोई मैसेज नहीं भेजा। दोनों के रिश्ते ऐसे थे जैसे कि दोनों ने ही एक बाउंड्री बना रखी थी और कोई भी उसे पार नहीं करना चाहता था। शायद निधि ने ध्रुव की बेफिक्री को नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने फिर से एक और मैसेज भेजा, बी केयरफुल टुमारो। केवल 3 शब्द थे, लेकिन निधि ने उन्हें 2 अलग अलग मैसेजेस में भेजा था। ध्रुव को इसका मतलब समझ में नहीं आया, पर फिर भी ध्रुव ने निधि को थैंक्स कहकर रिप्लाई कर दिया। फोन के दूसरी तरफ निधि काफी देर तक इस मैसेज को देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने अपने ग्लास की सारी शराब गटक ली। अगली सुबह ध्रुव सुबह 5 बजे उठ गया था, जबकि शगुन अभी भी बेड पर सो रही थी। जब ध्रुव बेड से उठने को हुआ तो शगुन उसकी बाहों में चिपक गई। वो ध्रुव को जाने नहीं देना चाहती थी। ध्रुव ने शगुन से कहा, जल्दी उठो, तुम इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के इमेज एम्बेसडर हो। आज तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है, इसलिए तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी। ध्रुव के शब्दों ने अपना असर दिखाया। शगुन उठकर तुरंत तैयार होने लगी। ध्रुव सबसे पहले आयरलैंड की केंद्र सरकार के पास गया। विराट और जतिन चौधरी सुबह से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर गिल। जैसे ही जतिन चौधरी ने ध्रुव को देखा, उसने अपना हाथ बढ़ाकर कहा। वो ध्रुव के सामने बहुत पोलाइट और रिस्पेक्टफुल था। ध्रुव ने हाथ मिलाते हुए जतिन से कहा, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अब से हम दोस्त हैं। ध्रुव की बात पर जतिन चौधरी किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए बोला, हमें इतनी इज्जत देने के लिए थैंक्स मिस्टर गिल। आइए अंदर चलते हैं। कम ऑन, दिस वे प्लीज। विराट भी ध्रुव के सामने पोलाइट था। वो जतिन को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। दरवाजे पर मौजूद रिपोर्टर्स और बाकी गेस्ट्स सभी हैरान थे। ध्रुव अभी 20-25 साल का लड़का था। चाहे उसकी आइडेंटिटी, उसका बैकग्राउंड या सोशल एक्सपीरियंस कुछ भी हो, पर उसकी तुलना विराट और जतिन चौधरी से नहीं की जा सकती थी। जल्द ही ध्रुव के स्वागत में रखा ब्रंच शुरू हो गया। खाने का स्टैंडर्ड आयरलैंड के रॉयल बैंक्वेट के लेवल का था। बैंक्वेट के बाद जतिन चौधरी ने ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी के समय को भी अनाउंस करेंगे। क्या आपको इसकी कोई जानकारी है? जब ध्रुव ने सुना तो उसने तुरंत कहा, ठीक है, अगले महीने की पहली तारीख को ओपनिंग सेरेमनी रखते हैं। अभी 5 या 6 दिन बाकी हैं, तो हमें भी तैयारी का समय मिल जाएगा। ध्रुव की बात सुनकर जतिन चौधरी ने हंसते हुए कहा, मिस्टर गिल, आप सच में काफी दूरदर्शी हैं। 1 अक्टूबर बहुत अच्छा दिन है। ध्रुव बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसके बाद जतिन चौधरी ध्रुव को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले आया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शगुन बाहर खड़ी थी और ध्रुव अंदर जतिन और विराट के साथ था। शगुन को अभी भी पता नहीं चल पाया था कि ध्रुव इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का इंचार्ज था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था। हालांकि उसी समय बाहर से शोर सुनाई देने लगा। एक औरत अंदर आने के लिए झगड़ रही थी और सभी के साथ धक्का मुक्की कर अंदर आ गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों ने भी ये आवाज सुनी। क्या हुआ? वो कौन है? यहाँ अंदर कैसे आ गई? उसकी आवाज कितनी तेज है। शोर शराबे के कारण ध्रुव को अपनी बात बीच में रोकनी पड़ी, जिससे जतिन चौधरी भी नाराजगी के साथ विराट से बोला, जाओ देखो क्या हो रहा है। विराट तुरंत चला गया। उसके चेहरे पर भी नाराजगी थी। वो यही सोच रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर मचाने की हिम्मत किस में थी। विराट ने बाहर आकर देखा तो हैरान रह गया। ये सिल्वी थी जिसने आसमान सिर पर उठा रखा था। विराट ने उसे देखकर धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में पूछा, मिसेस बेदी, क्या आप जानती हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं? सिल्वी ने ठंडी सांस भरी। उसका मन पिछली रात के गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था।
और वैसे भी यहाँ आने के लिए उससे विकराल ने कहा था। विकराल ने उसकी आंखों के सामने दिशा को मार डाला था। वो मरना नहीं चाहती थी, पर इस समय उसके मन में डर से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। सिल्वी ने बगैर कुछ बोले विराट के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये सिल्वी क्या कर रही है? सिल्वी ने विराट को डांटते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस बार चौंकने की बारी विराट की थी। आखिर क्या चल रहा था? विराट ने दहाड़ते हुए कहा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, इस पागल औरत को अरेस्ट करो। सिल्वी के मन में ध्रुव के लिए गुस्सा भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि ध्रुव की बेवकूफी और लालच की सजा उसकी बहन दिशा ने उठाई है। उसकी अपनी बहन को विकराल ने मार डाला था। सिल्वी के जो भी इश्यूज थे, पर इस समय विराट बहुत गुस्से में था। सभी रिपोर्टर्स आज यहाँ थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयरलैंड और दुनिया भर में सीधा प्रसारण किया जाने वाला था। विराट ने गुस्से में पूछा, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? पर इतना कहते विराट की नजर सिल्वी के पीछे खड़े शख्स पर पड़ी। सिल्वी अंदर जाने में कामयाब रही क्योंकि उसके पीछे अग्रवाल फैमिली के लोगों का हाथ था। अगर विराट ने इसे सही पहचाना तो वो सुदीप अग्रवाल था। उसे देखकर विराट भी डर से कांप उठा। सही कहें तो उसे ध्रुव को लेकर डर लग रहा था। अगर ध्रुव का मुकाबला अग्रवाल फैमिली से होगा तो चीजें और भी खराब होंगी। बाहर शोर शराबा बढ़ रहा था तो ध्रुव भी बाहर आ गया। उधर मीडिया पत्रकारों को भी समझ में आ गया था कि ब्रेकिंग न्यूज कहाँ से मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज ध्रुव नहीं था, वो तो सिल्वी थी। मीडिया ने सिल्वी को घेर लिया था और सिल्वी ने बकवास करना शुरू कर दिया। मैं वो माँ हूँ जिसकी लड़की को इसने ठगा है। वो पहले से ही शादीशुदा है और उसने न केवल मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया बल्कि इसने कानून भी तोड़ा है। सिल्वी ने एक लाइन में ही पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल का माहौल बदल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसी समय ध्रुव भी बाहर आ चुका था। ध्रुव को देखते ही विराट उसके पास आकर बोला, मिस्टर गिल, बाहर एक छोटी सी परेशानी है, लेकिन आप प्लीज चिंता न करें। पहले आप वापस जाइए, मैं इससे निपट लूंगा। ये कहते वक्त विराट भी जानता था कि इस मामले से निपटना आसान नहीं था। पहले तो बेदी फैमिली ही काफी थी, उस पर अग्रवाल फैमिली का साथ भी मिल गया था। ध्रुव सिल्वी के पास गया और सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारे से हटाते हुए बोला, इट्स ओके, ये मेरी सास है। ये सुनकर सिल्वी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी सास कौन है? पहले मुझे लगा तुम शरीफ इंसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के शातिर निकले। ध्रुव, तुम्हें आज साफ करना होगा कि सिल्वी के बोलने से रिपोर्टर्स भी करीब आ गए थे। विराट परेशान लग रहा था और बार बार ध्रुव को इशारा कर रहा था, मानो कह रहा, मिस्टर गिल, इस मामले को मुझे संभालने दो। ध्रुव अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी नजर सुदीप पर पड़ी। दूसरी बार वो दोनों लोग मिल रहे थे। उधर सिल्वी ने कहा, ध्रुव, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए। तुम्हारे और तृप्ति के बीच क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें लगता है कि आयरलैंड में किसी को पता नहीं चलेगा?